नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में 130वें संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह। लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर होगी आगे की चर्चा। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच होगी मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर करेंगे बात। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जन सुनवाई से पहले होगा वेरिफिकेशन। हमले का आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ाते हुए ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर से मांगा इस्तीफा। लिसा कुक पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में जीता स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह की जोड़ी ने पिस्टल टीम इवेंट में जीता कांस्य। और सबसे पहले खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज अंतिम दिन है। गृह मंत्री अमित शाह आज संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव करेंगे। इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार उच्च सदन में आज ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है। खबर है कि आज के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। इसके अलावा आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। वहीं लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। आइए इस समय हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र आज 21 अगस्त आ गई है। आज संसद का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन आज का दिन भी बेहद विधायी कार्यों के हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। 130वां संशोधन विधेयक, क्या है इसका उद्देश्य, क्यों इसको जेपीसी पर भेजने का प्रस्ताव आज रखा जाएगा? देखिए, जहाँ तक इस मानसून सत्र की बात करें तो आज 1 महीना पूरा होने को आया है और मानसून सत्र में तमाम जो विधायी कार्य हमने देखे, तमाम विधेयक पारित हुए, हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, विपक्ष के मुद्दे उठाए गए और एक गंभीर चर्चा भी देखने को मिली, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भारत की क्षमताओं का विस्तार हुआ उस दौर में, उसको भी हमने देखा और इसमें पक्ष विपक्ष सामने आए। सरकार का भी पक्ष सामने आया, विपक्ष का भी पक्ष सामने आया जी। अब अगर इसका विश्लेषण आखिरी दिन के तौर पर करें तो निश्चित तौर से आज भी बेहद महत्वपूर्ण दिवस इस मायने में है कि संविधान का 130वां जो संशोधन विधेयक है, जिसके माध्यम से सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार और जो अपराध है इस पर लगाम लगाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक कल लोकसभा में पेश किया था, जिसको कि वहाँ पर सूचना दी गई थी और एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कि उसको पार्लियामेंट की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सदन ने स्वीकार किया। ठीक। आज यही प्रस्ताव राज्यसभा में होगा, क्योंकि जब जेपीसी का गठन होता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं और कल सदन में ही गृह मंत्री ने बताया था कि इस समिति में 21 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। तो आज राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा, इस तीनों विधेयकों को लाया जाएगा। इससे जुड़े हुए 2 विधेयक और हैं संविधान के 130वें संशोधन के साथ साथ, जिसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको और जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन से संबंधित जो इलाका है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी, क्योंकि इसमें सभी को समाहित करना है
भारत के समस्त क्षेत्रों को समाहित करना है, इसलिए इनका भी संज्ञान है और इनमें भी संशोधन के माध्यम से सरकार विधेयक लाएगी। जी। कुल मिला के इस पूरी प्रक्रिया में जब ये मसला जेपीसी को जाएगा, तो आपने पूछा कि जेपीसी को क्यों भेजा गया। जेपीसी को भेजने का सबसे बड़ा मकसद होता है, जब हम कोई बड़ा विधेयक, कोई ऐसा प्रभावकारी विधेयक लाते हैं जिससे कि समूची जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात होती है, तो ऐसे में उसकी एक स्क्रूटनी, किसी भी विधेयक की स्क्रूटनी, यानी कि उस विधेयक को सदन में लाने से पहले उसके जितने भी पहलू हैं, जितने भी उसके पक्ष हैं और जितनी भी उस पर राय ली जा सकती है, उसको विस्तार से, चूँकि जेपीसी एक बड़ी प्रक्रिया है संसद में, जिसमें कि जिसका कि दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, जिसमें तमाम विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है, तमाम जो उसमें पक्ष होते हैं इससे जुड़े हुए उनको बुलाया जा सकता है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इस विधेयक को पूरी गंभीरता के साथ और विस्तार से चर्चा के बाद ही सदन में लाया जाए और इसमें जो भी ज़रूरी कदम है संशोधन के, जो भी उन्होंने विधेयक पे रखा है, उसमें अगर कोई और गुंजाइश है कि चीज़ों को जोड़ा जाए या हटाया जाए, उन सबको समाहित करके इस विधेयक को लाना है, ताकि जब पारित करने का वक्त आए, जब इस पर चर्चा हो, तो कोई भी खामी न नजर आए। जी ऋषि, इसके साथ साथ आज तो गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए होता है, क्योंकि आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है, तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस को भी आज शामिल किया गया है। क्या इसके लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि क्यों आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस को लिया जा रहा है? देखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है उस आज रेजोल्यूशन का दिन है, तो होता क्या है कि सभी जो सांसद हैं, चूँकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है किसी भी दल के सांसद के लिए, जिसमें चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, वो अपने रेजोल्यूशन के माध्यम से देश में जो कानून बनाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अपने हस्तक्षेप को अपने रेजोल्यूशन से या निजी विधेयकों के माध्यम से रख सकता है और ये किसी भी मुद्दे का ध्यान आकर्षण करने का एक बहुत बड़ा जरिया भी होता है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ने ये बेहतर समझा, चूँकि निजी विधेयकों के या रिजोल्यूशन का जो वक्त होता है वो शुक्रवार को है, चूँकि आज आखिरी दिन है, इस वजह से उन सभी सांसदों के जो प्रस्ताव हैं, जो रिजोल्यूशंस हैं, उनको कम से कम सदन के पटल पर रखने का मौका मिलेगा, ताकि उन्होंने जो भी तैयारियां की हैं वो सदन के पटल पर आ सकें। जी ऋषि, इसके साथ साथ आज क्योंकि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, 21 जुलाई से शुरू हुआ था, 21 अगस्त को खत्म हो रहा है, अगर उत्पादकता के लिहाज से कहा जाए तो कितना उत्पादक भरा ये संसद का मॉनसून सत्र रहा है और विपक्ष ने कई मुद्दे ऐसे खड़े करे इस पूरे मॉनसून सत्र में जिससे लगातार संसद, दोनों ही सदन में कार्य बाधित होता रहा? देखिए, जहाँ तक सदन में बाधाओं की बात करें तो सबसे पहले दिन विपक्ष के दो मुद्दे थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, जिसे कि सरकार ने तत्काल मान लिया और इस पर चर्चा हो भी गई। दूसरा मसला जिसको लेकर शुरू से ही उसने जो अपना जिद पकड़ी हुई थी कि हमें इस पर चर्चा चाहिए ही चाहिए, वो है बिहार में SIR के मसले पर। इस पर सरकार ने बार बार ये पक्ष रखा कि ये मसला कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जब सब जुडिस कोई मसला होता है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात थी कि चुनाव आयोग के कार्यकारणों पर चर्चा नहीं हो सकती, इसके तमाम पहले के जो डिसीजंस थे लोकसभा अध्यक्ष के पुराने, जबकि वो कांग्रेस की सरकार में ही इस तरीके के फैसले लिए गए थे कि जिसमें कि चुनाव आयोग के कार्यकारण की चर्चा नहीं की जा सकती, तो उन सबको भी सरकार ने पक्ष के रूप में रखा कि आप इस पर चर्चा न कराएं, ये संभव नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा रहा। इस वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो जिन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती थी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होते हैं, इनके माध्यम से भी बहुत सारे चर्चाएं आगे बढ़ जाती हैं। अब एक चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कि अंतरिक्ष में भारत की सफलता को लेकर जो विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं 2047 के, उसको लेकर जो चर्चा है, दोनों ही सदनों में कोशिश की गई इसको कराने की, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। आज भी ये सूचीबद्ध है, देखना होगा कि क्या इस पर चर्चा हो पाती है। लेकिन जो स्थिति है उसमें हंगामा और शोर शराबा ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि सरकार ने अपने तमाम विधायी कार्यों, खासतौर से विधेयकों को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी उसको सफलतापूर्वक बढ़ाया भी है। कुछ विधेयक ज़रूर थे जो गतिरोध की वजह से नहीं आगे बढ़ पाए, लेकिन काफ़ी हद तक सरकार ने अपने विधेयकों को पारित कराने में या उनको इंट्रोडक्शन कराने में सफलता हासिल की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इन तमाम जानकारियों के साथ आपका।
और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की, जिसके लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से होना है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा, तभी मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गगनयान मिशन के संबंध में एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इस प्रेस वार्ता में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण भी मौजूद रहेंगे। इस प्रेस वार्ता में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बी नायर पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे इसरो आगामी समय में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिशन की तैयारियों और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कदम मुख्यमंत्री पर हमले के बाद लिया गया है। इसके साथ ही जन सुनवाई के दौरान किसी को भी सीएम के पास नहीं जाने दिया जाएगा। शिकायतकर्ता का भी उन तक पहुंचने से पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। जन सुनवाई शिकायतकर्ता उनके कितने पास तक आ सकते हैं, इसके लिए भी एक दायरा तय किया जाएगा। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता के बाहर निकलने पर Z+ सुरक्षा रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई साकरिया को कल 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। अब पुलिस कस्टडी में आरोपी से पूछताछ करेगी। बुधवार को सीएम हाउस पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने हमला किया था। इस घटना में सीएम जनता की शिकायतें सुन रही थी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया था। और दिल्ली से एक और खबर आ रही है। आज एक बार फिर 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन इन सभी स्कूलों की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें जांच में जुट गई हैं। आपको बता दें कि बीते 4 दिन में ये तीसरा मौका है जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिल रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 स्थित BGS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भारत रूस रिश्तों की। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होनी है। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सरगई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतरता का प्रतीक है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह यात्रा एक संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC-TEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की। Over the last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from fivefold, from $13 billion in 2021
to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहारी दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को बेगूसराय आगमन को लेकर वहां उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता राजेश राज ने बिहार कैबिनेट में मंत्री संजय सरावगी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बेगूसराय के सिमरिया में होंगे, जहां पर एक गंगा पर 6 लेन ब्रिज का वो अनावरण करेंगे और हम इस पर बातचीत करेंगे बेगूसराय के प्रभारी मंत्री और बिहार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी से। सरावगी जी, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप प्रभारी मंत्री हैं, कैसी तैयारियां हैं और किस तरीके से लोग इसे एक उत्सव के रूप में ले रहे हैं? बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 22 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 2015 में जो 1.5 लाख करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा की थी, उसी पैकेज का ये हिस्सा भी पुल था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे इधर उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये बेगूसराय की धरती पर तो बना ही है, लेकिन इसकी महत्ता केवल बेगूसराय या बिहार के लिए नहीं है, ये तो आधे देश को जोड़ने वाला यह पुल है और इससे बहुत सालों से इसकी मांग भी थी। मिथिलांचल और नेपाल को भी ये पुल जोड़ेगा और बड़े पैमाने पर जो सिमरिया आने वाले श्रद्धालु हैं मिथिला के, उनके लिए भी राहत की खबर होगी और नेपाल के टूरिस्ट भी ललायित होंगे यहाँ आने। निश्चित रूप से जो बिहार सरकार ने जो यहाँ गंगा के तट पर जो बनाया है, 200 करोड़ से ऊपर की का खर्च हुआ है, अतुलनीय सौंदर्य का स्थल ये हो गया। और ये पुल जो है गंगा पर 6 लेन का पहला पुल है और ये एक तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देश आए, तो बिना बिहार के विकसित बने हुए राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। और ये पुल इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष कहता था कि भाई वो 1,50,000 करोड़ का पैकेज कहाँ है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, उनको देखना चाहिए। उसी पैकेज का हिस्सा यह पुल भी है या 4 लेन सड़क भी है। 1.5 घंटे में यहाँ से पटना अब हम लोग पहुँच रहे हैं और आज राहुल गांधी और तेजस्वी जो यात्रा कर रहे हैं वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है। नहीं तो 2-2 किलोमीटर पर पलटा मारते वो और 5 किलोमीटर से बेसी एक दिन में चल नहीं पाते। 18 दिन अगर हिम्मत कर रहे हैं तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ये भी हिम्मत कर रहे हैं कि तुरंत जो है आज यात्रा कर रहे हैं। संजय सरावगी जो विश्व स्तरीय प्रभारी मंत्री हैं बेगूसराय के, उनका कहना है कि दिनकर की भूमि पर पीएम मोदी का आगमन ऐतिहासिक होगा और हम सब उनके अभिनंदन के लिए तैयार हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। म्यांमार में आज सुबह लगभग 8:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक से इस्तीफा देने को कहा है। ये कदम उनके एक राजनीतिक सहयोगी की ओर से मिशिगन और जॉर्जिया में उनके बंधकों के बारे में लगाए गए आरोपों के आधार पर उठाया गया है। इससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर ट्रंप की ओर से प्रभाव बढ़ाने के उनके प्रयास तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि फेडरल रिजर्व एक स्वतंत्र संस्था है जिसे व्हाइट हाउस से अलग रहकर ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की आलोचना करते रहे हैं। वे चाहते हैं कि बेंचमार्क दरों में तेजी से कटौती हो। पावेल का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है और तब ट्रंप नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। इजरायल की सेना ने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए अभियान के पहले चरण की घोषणा कर दी है। इजरायली सेना ने लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। इजरायली सेना ने यह कदम उस वक्त उठाया है जब सरकार लगभग 2 साल से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए नए संघर्ष विराम प्रस्ताव पर विचार कर रही थी।
दक्षिण जापान के ओकिनावा के तट पर अमेरिकी नौसेना के जहाज न्यू ऑरलाइंस में आग लग गई है। इस बात की जानकारी जापान तटरक्षक बल ने दी है और साथ ही बताया है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जापान के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निशमन विभाग आग बुझाने के प्रयासों में लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आसपास के पानी में कोई तेल रिसाव नहीं देखा गया है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों में जारी भारी बारिश के लिए कई नदियां अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। वहीं कोंकण इलाके में तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। और अगले 24 घंटे की बात की जाए तो गुजरात के दादर और नगर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत और वलसाड़ जिलों, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि, द्वारका, दीव, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव की आशंका जताई गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही साथ अगर दिल्ली की बात की जाए तो आने वाले दिनों में आपको बता दें कि मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों में जारी भारी बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालगिरी, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। कोंकण इलाके और तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं अगले 24 घंटे की बात की जाए तो गुजरात के दादर और नगर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत और वलसाड़ जिलों, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि, द्वारका, दीव, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव की आशंका जताई गई है। आइए अब खेल की खबरों का रुख करेंगे। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नरूका ने फाइनल में पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन कुवैत के मंसूर अल राशिदी को 57-56 से मात दी। 27 वर्षीय अनंतजीत की ये जीत प्रतियोगिता में पहला निजी स्वर्ण पदक रहा है। इससे पहले उन्होंने 2023 के संस्करण में टीम इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। कांस्य पदक के मुकाबले में सौरभ और सुरुचि की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को शिकस्त दी। आगामी हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। 18 सदस्यीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। भारत पूल ए में है, जिसमें भारत के साथ जापान, चीन और कजाकिस्तान है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। दक्षिण अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज आईसीसी वनडे रैंकिंग्स दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। केशव महाराज ने श्रीलंका के महीश तीक्ष्णा को हटाकर पहला स्थान हासिल किया। केशव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में 5 विकेट लिए थे। और न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।